कभी सोचा है कि कुछ चीजें इतनी जोर से चोट क्यों पहुंचाती है जबकि दूसरी उतनी ही तेज होने पर भी नहीं? इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी नियम में छिपा है, न्यूटन का दूसरा नियम। चलिए आज इसी को समझते हैं और देखते हैं कि ये नियम हमारे आसपास की दुनिया को चलाता कैसे है। और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक रोजमर्रा की पहेली से, एक ऐसी सिचुएशन जिसे हम सब जानते तो हैं लेकिन शायद उसके पीछे की साइंस पर कभी गौर नहीं किया। जरा सोचिए, एक क्रिकेट मैच चल रहा है और एक बहुत तेज गेंद सीधा आकर भीड़ में किसी को लग जाती है। उफ, जाहिर है इससे तो चोट लगेगी ही। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे हम सब फील कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ सोचिए, एक टेबल टेनिस की गेंद, वो भी बहुत तेजी से आ रही है, पर किसी को लग जाए तो उतनी चोट नहीं पहुंचाती। तो सवाल यही है कि भाई ऐसा क्यों है? आखिर स्पीड तो दोनों में है। तो देखिए, इसका जवाब सिर्फ रफ्तार में नहीं है, ये असल में दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक, उस चीज का द्रव्यमान, मतलब कि वो कितनी भारी है, और दूसरा उसका वेग, यानी कि वो किस रफ्तार और किस दिशा में जा रही है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक खास कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एक ऐसी चीज जिसे खुद आइजैक न्यूटन ने गति की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन कहा था। और इसी गति की मात्रा को आज हम एक और नाम से जानते हैं, संवेग, या जिसे हम ज्यादातर मोमेंटम कहते हैं। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये किसी चीज के मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मतलब ये हमें बताता है कि किसी चलती हुई चीज में ओवरऑल कितनी गति है। और इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, P बराबर m गुणा v। मतलब किसी भी चीज का मोमेंटम निकालने के लिए बस उसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो। जितना ज्यादा मास या जितनी ज्यादा वेलोसिटी, उतना ही ज्यादा मोमेंटम। सीधी सी बात है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा है। अब उसका मास तो बहुत ज्यादा है ना? लेकिन क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है, वो चल नहीं रहा, तो उसका मोमेंटम भी जीरो है। लेकिन सोचिए, अगर वही ट्रक बस धीमी रफ्तार से भी चलने लगे तो उसका भारी भरकम मास और उसकी वेलोसिटी मिलकर एक बहुत बड़ा मोमेंटम बना देते हैं। तो मोमेंटम के बारे में हमें क्या याद रखना है? पहली बात कि इसकी एक दिशा होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरी, और ये सबसे जरूरी बात है, कि अगर किसी चीज की वेलोसिटी बदलती है तो उसका मोमेंटम भी बदलता है। और बस यही बदलाव हमारी कहानी का अगला बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन रुकिए, हमारी पहेली को सुलझाने के लिए सिर्फ मोमेंटम को समझना काफी नहीं है। इस कहानी में एक और बहुत जरूरी किरदार है, और वो है समय। तो सवाल ये उठता है कि हम किसी चीज के मोमेंटम को बदलते कैसे हैं? अच्छा, इसे समझने के लिए एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक कार है जिसकी बैटरी खत्म हो गई है और उसे धक्का लगाना पड़ रहा है। अब सोचिए, अगर आप और आपका दोस्त मिलकर उस कार को अचानक से एक जोर का धक्का दें तो क्या होगा? कुछ नहीं, कार शायद ही हिलेगी। लेकिन अगर आप दोनों कुछ देर तक लगातार कंटिन्यूअसली धक्का देते रहें तो कार धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगती है ना? तो यहां असली खेल सारा का सारा टाइम का है। सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि मोमेंटम बदल रहा है, मैटर ये करता है कि वो कितनी तेजी से, मतलब किस रेट से बदल रहा है। जब हम कार को लगातार धक्का देते हैं तो हम असल में मोमेंटम को बदलने के लिए ज्यादा टाइम दे रहे होते हैं। और बस अब हमारे पास वो सारे सुराग हैं जिनकी हमें जरूरत थी। इन सब को एक साथ जोड़कर ही न्यूटन ने अपना दूसरा और शायद सबसे मशहूर नियम बनाया। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी चीज के मोमेंटम में बदलाव की जो दर है, यानी अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो उस पर लगाए गए बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होती है। आसान भाषा में कहें तो किसी चीज को चलाने, रोकने या उसकी दिशा बदलने के लिए जो भी धक्का या खिंचाव लगता है, बस वही फोर्स है। तो न्यूटन इस आइडिया से F = ma तक पहुंचे कैसे? देखिए, उन्होंने मोमेंटम में बदलाव की दर को देखा। अब मोमेंटम में बदलाव का मतलब क्या हुआ? मास गुणा वेलोसिटी में बदलाव, और वेलोसिटी में बदलाव की दर को ही तो हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। तो जब इन सब को एक साथ मिलाया गया तो हमें फिजिक्स की सबसे मशहूर इक्वेशन मिल गई, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और इसी फॉर्मूले से हमें फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट भी मिलती है, जिसे हम न्यूटन कहते हैं। तो एक न्यूटन कितना फोर्स हुआ? ये उतना फोर्स है जो 1 किलो के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे। सिंपल। तो चलिए, अब जब हम फोर्स, मोमेंटम और टाइम के बीच का ये कनेक्शन समझ गए हैं
तो वापस चलते हैं अपनी शुरुआती पहेलियों पर और उन्हें सॉल्व करते हैं। याद है क्रिकेट वाली बात? एक अच्छा फील्डर कैच लेते वक्त अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है? ऐसा करके वो असल में गेंद के मोमेंटम को 0 तक लाने में लगने वाले टाइम को बढ़ा देता है। और जैसा हमने सीखा, जब टाइम बढ़ता है तो मोमेंटम के बदलने का रेट कम हो जाता है। इसका नतीजा उसके हाथों पर लगने वाला फोर्स भी कम हो जाता है और चोट से बचाव हो जाता है। और बिल्कुल यही लॉजिक बस उल्टा कराटे चॉप के पीछे भी है। एक कराटे एक्सपर्ट का हाथ बहुत तेजी से चलता है, मतलब उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, और जब वो हाथ टाइल से टकराता है तो ये सारा मोमेंटम पलक झपकते ही, मतलब बहुत ही कम टाइम में 0 हो जाता है। और क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मोमेंटम के बदलने का रेट बहुत बहुत ज्यादा होता है, और बस यही जबरदस्त फोर्स टाइल्स को तोड़ देता है। बिल्कुल यही प्रिंसिपल काम करता है जब कोई हाई जंपर एक गद्देदार मैट पर या रेत के ढेर पर लैंड करता है। वो नरम सतह उसके रुकने के टाइम को बढ़ा देती है, जिससे जमीन से लगने वाले फोर्स का असर बहुत कम हो जाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे फोर्स मोमेंटम को बदलता है और टाइम इसमें कितना बड़ा रोल निभाता है। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में एक और बड़ा सवाल है, क्या होता है जब फोर्स अकेले काम नहीं करते बल्कि हमेशा जोड़ों में यानी पेयर्स में आते हैं? ये सवाल हमें सीधे न्यूटन के अगले नियम की तरफ ले जाता है।